Good morning, children. So, we are in second lecture of chapter number 6, the world after World War II. अच्छा, इंट्रोडक्शन में जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी की वजह से जो एक समय के सच्चे मित्र थे, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो एक समय के सच्चे मित्र थे, ये आप किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। पूरा टॉपिक मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि परफेक्ट आपके दिमाग में आ जाए। जर्मनी के साथ रशिया और अमेरिका दोनों इकट्ठे लड़े थे। दोनों ने इकट्ठे लड़के जर्मनी को हराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये तो सोचने वाली बात हुई कि इतनी याराना था, इतनी दोस्ती थी, दोनों साथ में लड़े और वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की। हाँ, जापान ने अमेरिका एकला लड़ा, वो बात अलग है क्योंकि वो पर्सनल था, पर्ल हार्बर में हमला हुआ था। लेकिन इटली और जर्मनी में रशिया का पूरा सहयोग था। तो ऐसी क्या बात नहीं, 1945 के बाद दोनों लोग आमने सामने आ गए। ऐसी क्या बात है, क्या आमने सामने आना पड़ा? कोई तो वजह होगी ना। तो उसकी वजह थी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी। अमेरिका में कौन सी सरकार थी? डेमोक्रेसी, फ्री गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रशिया में कौन सी सरकार थी? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, साम्यवाद, क्लासलेस सोसाइटी। अच्छा, उसका मायने क्या है? तो आप 10th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ोगे, आप 15th लेसन में, सोशल का 15th लेसन में आता है, व्हाट इज द कम्युनिज्म। देयर इज नो क्लास, सब सरके बोलते हैं, બધા સરખા હોય, એમાં કોઈ ઊંચ નીચ કાંઈ નહીં। All the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, सब कुछ सरकार नक्की करता है। सरकार लोगों को प्लान देता है, वो प्लान के हिसाब से हमको चलना पड़ता है और वो चलने के बाद हम जो कमाते हैं वो सरकार में जमा कर, सरकार हमको दाना पानी देती है। All the responsibility of the people is owned by state। जैसे 18 के हो जाए हमको काम मिल जाता है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, और सरकार जो बोले वो काम करना पड़ता है, जहां बोले वो काम करना पड़ता है। अगर आप लेनिन कार्ड रहते हो, वर्क अवेयरनेस चल रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग आपको रोटी मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड वर्किंग। और यही समाज में, यही सिस्टम है। रशिया में 20 इयर्स में अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हुआ। 20 साल में रशिया इतना आगे बढ़ गया कि उसने माइटी जर्मनी को भी डिफीट कर दिया। सो वर्ल्ड वाज शॉक्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ रशिया एंड रशिया टुक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कि भाई दुनिया में साम्यवाद के सिवा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में साम्यवाद होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना ही नहीं चाहिए। और ये डर की वजह थी क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में कैपिटलिज्म था, डेमोक्रेसी में, उसमें साम्यवाद था, क्लासलेस सोसाइटी, दोनों को एक दूसरे का डर था, ये हमको खत्म कर देंगे, हमको खत्म कर देंगे। और इसकी वजह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खड़े हुए और जो एक समय के दोस्त थे, मित्र थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। समझ में? दैट इज द डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। और उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर मीन्स वेपन्स के बिना वॉर, और कोल्ड वॉर की वजह से मिलिट्री ब्लॉक्स एस्टैब्लिश शुरू होने गए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने 3 मिलिट्री ब्लॉक्स एस्टैब्लिश किए, नाटो, सीटो, सेंटो। मैं आपको 2 मूवी बताता हूँ नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी आज भी नाटो जिंदा है। आज भी मिडिल ईस्ट यूरोप में, मिडिल ईस्ट यूरोप मतलब नॉर्दर्न ईस्ट यूरोप में कैन से, वहाँ भी जंग जारी है। रशिया के आसपास जो चेचेनिया है, बराबर,
उधर आतंकवाद का टर्की, चेचेनिया, बेलारूस, थोड़े गए ऐसे अशांत देश है, उसमें नाटो की कार्यवाही होती है, उसमें रशिया भी घुसा हुआ है। 2 मूवीज है, नाटो की 2 मूवीज है, मैंने देखी है लॉकडाउन के समय। मैं आपको नाम भी बताता हूँ, बिहाइंड एनिमी लाइन्स, बहुत बढ़िया मूवी, एक्शन मूवी है। नाटो का पायलट ट्रेनिंग के वक्त उसका प्लेन फेल हो जाता है, बराबर। वो ट्रेनिंग के वक्त वो जो चेचेनिया से अपना प्लेन उड़ाता, फाइटर प्लेन उड़ाता होता है और उसका इंजन फेल हो जाता है। 2 पायलट होते हैं, क्रैश लैंडिंग करना पड़ता है और प्लेन जब गिरता है तब वो आतंकवादी वो सब कुछ मालूम पड़ता है कि भाई नाटो का प्लेन क्रैश हुआ है, उधर साइड पे पहुंच जाते हैं। एक पायलट को वो मार गिराते हैं उसी वक्त। दूसरा जो हीरो है वो पूरी पिक्चर निकल जाती है, 2 घंटे की बहुत एक्शन हुई है, कैसे वो बच के निकलता है, कैसे वो रशिया के अत्याचार को चेचेनिया में जो होता है उसको उजागर करता है। सारे फोटोग्राफ और सब प्लेन में से लिए हैं और वो यूएन में सबमिट करना होता है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा होता है प्लेन में। ये सब बहुत बढ़िया मूवी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 1990 से पहले जो हॉलीवुड की मूवीज बनती थी वो भी कोल्ड वॉर पे बनती थी। ढेर सारी मूवीज है, ढेर सारी। टॉपिक होता है कोल्ड वॉर, रशिया और अमेरिका। और ये कोल्ड वॉर, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल सीमित नहीं था। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, वो ओलंपिक में भी, रमत के मैदान में भी उसका असर दिखाई देता था। अगर आप 1988 की लास्ट ओलंपिक थी, सियोल ओलंपिक, उस वक्त मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे को मालूम है। उस वक्त टीवी नया आया था, हम देखते थे, रोज हाइलाइट्स आते थे। उस वक्त वो आपकी उम्र के में था, मालूम नहीं था क्या है सब। लेकिन आगे जाके ऐसे पता चला कि कोल्ड वॉर का जो इश्यू है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी दिखाई देता था। अगर आप ना, रशिया टूटा 1990 में, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका विभाजन हुआ, उसके पहले की आप कोई भी ओलंपिक देखो, उधर भी अमेरिका और रशिया का दबदबा बना रहता था। मान लो अमेरिका का दबदबा था ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अमेरिका का जो स्विमर है, नाम तो मैं भूल गया, अभी वो रिटायर्ड हुआ, लेकिन 16 साल की उम्र से वो स्विमिंग में आया था और उसके पर्सनल गोल्ड मेडल इतने हैं, 100 मीटर बटरफ्लाई। मेरे को तो वो स्पोर्ट्स का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो सब है उसमें वो देखते थे तो उसके पास जो गोल्ड मेडल्स है रशिया के, मतलब ओलंपिक्स के, वो टोटल करो, वो तो हमारे इतने भारत का नहीं है। हमारे इसका भारत का भी नहीं है, राइट। बहुत यंग स्विमर था, उसका नाम मेरे दोस्त राजू भाई ने लिखा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्या उसका नाम था, बोलो? फिलिप्स। हाँ, फिलिप्स जैसा कुछ नाम था, माइकल, बराबर। हाँ, माइकल फिलिप्स इतना बढ़िया स्विमर था। इंडिविजुअल इवेंट में उसको डबल डिजिट में शायद गोल्ड मेडल मिले थे, बराबर। तो ये उसके ट्रैक और फील्ड की बात हुई। जिम्नास्ट में, जिम्नास्ट, फ्लोर एक्सरसाइज और वो सब जो आता है उसमें रशिया का दबदबा था। उस वक्त रशिया 14 स्टेट्स, जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, रशिया का 14 स्टेट्स का यूनियन था। और सारे स्टेट्स, उधर कैसा था कि 3-4 साल के बच्चे होते हैं तब से उसको एकेडमी में भेजा जाता था। कम्युनिस्ट सरकार में एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों का निर्णय आपके माँ बाप करते हैं अपने कैरियर का। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में बच्चे का निर्णय सरकार करती है, वो बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, बैंक में जाएगा,
उसकी पढ़ाई के उसके लेवल के हिसाब से वो नहीं होता था। पेरेंट्स वर नॉट देयर टू इंटरफियर। ऐसा नहीं है क्या मेरा लाला 10वीं कक्षा में 10 बार भी नापास हुए तो भी मेरे को IAS बनाना है, ऐसा नहीं होता था। उधर गवर्नमेंट जो बोलता वही करना पड़ता। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बराबर है, उसको ओलंपिक की ट्रेनिंग दी जाती थी। और आज भी जिम्नास्ट का रिकॉर्ड है नादिया का। आज तो नादिया तकरीबन 46 साल की है, लेकिन उस वक्त जब उसको गोल्ड मेडल मिला था, परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10, आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 जिम्नास्ट में बार की जो इवेंट आते हैं उसमें आज भी किसी भी ओलंपिक इवेंट में परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 किसी को नहीं मिले। और हैरान करने वाली बात यह है, ये जो लड़की नादिया थी रशिया की, वो जब उसको गोल्ड मेडल मिला तब उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल थी। सोचने वाली बात है। तो मान लो ओलंपिक में इतनी छोटी उम्र की लड़की, मतलब आपसे भी छोटी, वो गोल्ड मेडल दिला दी अपने देश को। अगर आप ओलंपिक की रोज टैली देखो, मेरे को मालूम है, मैं देखता था ओलंपिक की रोज टैली देखो तो पहले दूसरे स्थान पे टफ कंपटीशन होते थे। मान लो आज अमेरिका का 35 गोल्ड मेडल है तो दूसरा नंबर पे रशिया होता था, USSR, उसके 33 गोल्ड मेडल होते थे। फिर तीसरे स्थान पे ब्रिटेन और फ्रांस, इतना ह्यूज गैप, पहले का 35 है, दूसरे का 33 है, तीसरे का आप देखो तो 5 या 6 होगा, ह्यूज गैप। दूसरे दिन आप देखो तो शायद दूसरे दिन के इवेंट में ज्यादा जिम्नास्ट तो ऐसा कुछ होता होगा तो रशिया 37 तक चला जाता, अमेरिका 35 में आ जाता, मतलब नेक टू नेक वो चलता था। मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक सरकार, रशिया और अमेरिका दोनों पूरी दुनिया में ऐसे फैले थे, दोनों एक दूसरे को दिखा देना चाहते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। UN में भी उसका मतलब था, जो भी रेफरेंडम रशिया लाता था UN में, अमेरिका उसको रिजेक्ट करता था, जो भी रेफरेंडम अमेरिका लाता था रशिया उसको रिजेक्ट करता था। These are the 5 permanent members of UN Security Council। मतलब वर्ल्ड पास थ्रू 40 years, 45 से ये शुरू हुआ, 49 से शुरू हुआ, 45 में डेवलप हुआ, 49 से शुरू हुआ, 89 तक, मतलब 40 साल तक ये कोल्ड वॉर वाला इशू रहा। जो आज मेरा टॉपिक है, आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि दोनों आपस में भिड़ चुके थे। अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 45 में, रशिया ने 49 में किया, तब सबको दिखा दिया हम भी भाई न्यूक्लियर पावर है। और उसी वक्त कई सारे देश आजाद होने लगे, तो वो देश को अट्रैक्ट करने लगे कि चलो आप हमारी पनाह में आ जाओ, हम आपको डेवलप कर देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, खुले हाथ टेक्नोलॉजी बिकने लगी। और ऐसा समय आया कि कई देशों के पास जो अमेरिका की पनाह में थे, अमेरिका की पनाह में, रशिया की पनाह में थे, वो लोग काफी कुछ आगे बढ़ गए। ये मेरी पढ़ाई का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूं, ये जो आतंकवाद आज बोलते हैं, it is just a political propaganda to upset the existing government of a nation, nothing else। एग्जिस्टिंग सरकार को डराओ, धमकाओ, ब्लैकमेल करो, अपसेट करो, पैसा कमाओ, कोई एजेंडा नहीं है, खुला मैं बोलता हूं, कोई एजेंडा नहीं है। और जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हुआ, सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, तब सोवियत यूनियन के कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो दुनिया पे भारी पड़ सकते थे। ऐसे ऐसे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी क्रेमलिन में, मॉस्को में, क्यों
2 टाइम की रोटी में सब कुछ किया था, क्योंकि कम्युनिज्म है, पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, बाकी कुछ नहीं। तो वो जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तब वो चोरी छुपी दुनिया के कौन से कोने में चले गए मालूम नहीं। ब्लैंक चेक पे वो लोग बिक गए थे, ब्लैंक चेक पे, क्योंकि पैसा कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिज्म में पैसा होता ही नहीं है। कई मिडिल ईस्ट में चले गए, कई अमेरिका चले गए, कोई फ्रांस चला गया और उसको हेल्प करने लगा, उसकी टेक्नोलॉजी बेचने लगा। मैं आपको बताता हूँ मिशन इम्पॉसिबल का जो एक मूवी आपको ये बताता हूँ, वो न्यूक्लियर कोड्स वाला मूवी है। दुबई का जो अल बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में से वो स्टार्ट आता है ना, दूसरे बिल्डिंग में वो कार कूदाता है। मिशन इम्पॉसिबल 5 और 6 ऐसा कुछ है मूवी, मेरे को मालूम नहीं, 2 महीने पहले मैंने देखी थी। उसका भी बेस यही है, जो हीरो है अमेरिका का, राइट, वो न्यूक्लियर कोड्स चुराने रशिया जाता है कैमलिन में। क्यों? कि जो मिडिल ईस्ट के आतंकवादी है उसके हाथ एक रशियन साइंटिस्ट लगा हुआ है, उसके पास न्यूक्लियर कोड्स होते हैं और वो कोड्स के हिसाब से वो न्यूयॉर्क पे हमला करने वाले होते हैं। और हमको मालूम है हिंदी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर, कोई भी पिक्चर देख लो, हीरो सब कुछ ठीक ही कर देता है। लेकिन मेरे कहने की बात क्या है, ऐसी ऐसी कई घटनाएं हुई थी। एक मूवी है रशिया में जो चर्नोबिल हुआ था 1986 में, सबसे बड़ा, हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़ा दुर्घटना हुई थी चर्नोबिल में। आप नेट में ढूंढ लेना, ब्लास्ट ऑफ चर्नोबिल 1986, उसका जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था उसमें रेडिएशन लीकेज हुआ था और इतनी बड़ी तबाही हुई थी जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चर्नोबिल में जो दुर्घटना हुई वो 8000 माइल दूर स्वीडन में उसका एहसास हुआ था। स्वीडन में उसका भांडा फोड़ा था, स्वीडन में रेडिएशन आ गया था। तो मान लो स्वीडन चर्नोबिल से 8000 माइल दूर है, उधर ये असर हुई थी, तो उधर क्या चर्नोबिल के आसपास क्या हुआ होगा, वो पूरा सील कर दिया है, राइट। और अंदर कई प्योर एनरिच यूरेनियम के पोल्स होते हैं, वो पाइप्स होते हैं, जो वेपन्स मेरे को बहुत नहीं मालूम, राइट, वो सब उसमें डट गए। एक मूवी थी इट इज गुड डे टू डाई हार्ड पार्ट 4, उसमें ये लोग चर्नोबिल जाते हैं, उसमें से एनरिच प्लूटोनियम का वो पाइप्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, क्योंकि ऐसी कुछ मसाला होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था कि कोल्ड वॉर सिर्फ अमेरिका और रशिया का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में फैल चुका था, किसी भी फील्ड में आप देख लो। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, हमारा जो परम मित्र है पाकिस्तान, वो भी कोल्ड वॉर की चपेट में आ गया था। पहले से भिखारी देश तो था ही, और अमेरिका की भीख के टुकड़े पे पलने लगा, इंडिया की हली करने लगा। कोल्ड वॉर के वक्त पाकिस्तान ने बहुत फायदा उठाया था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम उसके पनाह में चले जाए। मैं आपको आगे समझाऊंगा नॉन अलाइनमेंट का, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो जबरदस्ती करना चाहता था, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट था, चाइना कम्युनिस्ट बन गया, इंडिया दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है। अगर इंडिया में कम्युनिज्म फैल गया तो दुनिया की आधी आबादी कम्युनिस्ट हो जाती, और वो अमेरिका को डर था कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कम्युनिस्ट हो गया 49 में, इंडिया जो कम्युनिस्ट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए इंडिया को किसी भी तरह वो अपनी पनाह में लेना चाहता था अमेरिका, और हमारी पॉलिसी थी भाई हम दोनों से दूर खड़े हैं, हमको अमेरिका का भी सलाम करते हैं, रशिया को भी सलाम करते हैं, आप लड़ाई करो हमको कुछ नहीं। और वो जबरदस्ती अपने पास ड्रैग करने के लिए पाकिस्तान को इतना मदद किया, और पाकिस्तान तो मदद का भूखा था, जहां टुकड़ा डाला कुत्ते की तरह चल गया, भरपूर फायदा दिया। और जो उनका पहले अभी जो कश्मीर का इश्यू है, उसके पहले पंजाब का इश्यू था, उसने पहले 1987 में पंजाब में हड़ी करनी शुरू की, पंजाब में वो लोग नहीं सफल हो सके, इंदिरा गांधी ने
बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था अमृतसर में, राइट, ऑपरेशन गोल्डन स्टार ऐसा कुछ था, और उसकी हत्या भी हुई उसकी वजह से। और वो लोग पंजाब में मुक्की खानी पड़ी, 2-3 साल बैठे शांति से। फिर 87 के बाद वो कश्मीर में हड़े करने लगे। आज कश्मीर की हालत क्या है आप देखते हो, वो बदौलत कोल्ड वॉर है। क्यों? ये सारे अभी तो सारे इक्वेशंस बदल चुके हैं, लेकिन ये सब हुआ था वो सही है। इसके बारे में आप सोचो समझो, बहुत डीप है, 40 साल का इतिहास गवाह है, इसमें 4 लाइन में कुछ नहीं हो सकता बेटा, ऐसा कुछ नहीं। सो वी आर कमिंग टू आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर वेपन्स। आर्म्स की रेस लगी थी, अमेरिका 5 वेपन बनाता है तो रशिया 25 बनाता है, अमेरिका 50 बनाता है, रशिया 75 बनाता है, और खुले हाथ से अपनी पनाह में जो देश आते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और कई ऐसे भिखारी देश थे, मैं बोलता हूं भिखारी देश, कई ऐसे भिखारी देश थे जिसको 2 वक्त खाने की रोटी नहीं थी, उसके पास वेपन्स थे, वो आए कहां से? हैं? एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। कई हम टेररिस्ट ये सब पकड़े जाते हैं, देखते हैं, उसके पास से भारी मात्रा में वेपन्स, वैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पकड़े जाते हैं। मैं एक सीधा साधा सवाल करता हूं, कई मूवीज भी आपने देखी है, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसे सब लोग को सुला दिया था उस रात। तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो आतंकवादी के पास, जो टेररिस्ट के पास तकरीबन एक वो जो वेपन्स यूज करते हैं 47 और 56 ऐसे कुछ है ग्रेनेड, वो तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 5 to 6 लाख की कीमत पे आते हैं, और एक आतंकवादी के पास तकरीबन 10-10, 15-15 लाख का वेपन्स होता है। हाँ? तो वो लोग पकड़े जाते हैं ऐसे, तो उसका हुलिया देखो, दिखाते हैं उसको, तो हम सोचते हैं कि ये भाई साहब जो है वो कौन सी सदी में, कौन सी सेंचुरी में लास्ट बार नहाए होंगे। इतने गोबरे दिखाई देते, गंदे गोबरे दिखाई देते, उसको पूछना पड़ता है भैया कितनी साल पहले आप नहाए थे। सेकेंड थिंग, ऐसे डगर वगर कपड़े बपड़े फटे फटे। तो ये मैं बात बोलना चाहूँ, जो इंसान 5 लाख की बंदूक ले सकता है वो 500 रुपये की एक जोड़ कपड़ा नहीं खरीद सकता क्या? अच्छा, समझ लो। तो ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, राइट। बाहर से दिखाने का अलग ढंग होता है, अंदर से दिखाने का अलग ढंग होता है। हमको हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं दोनों देश की सरकारें क्या करती है। हम तो ऐसे मूवीज में देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जगह रखा था कोल्ड वॉर के वक्त। इतने वेपन्स मैन्युफैक्चर होते थे, इतने वेपन्स मैन्युफैक्चर, इतने कई देशों को ये दोनों देश ने दिए थे कि अगर मान लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 5 साल तक लड़ा, दूसरा वर्ल्ड वॉर 5-6 साल चला, अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता ना तो 5-6 दिन में खत्म हो जाता। 5 साल भूल जाओ, इतने वेपन इकट्ठे हो गए थे और न्यूक्लियर वेपन हो गए थे। 5 दिन में तो दुनिया का खात्मा हो जाता, कोई उसका रिजल्ट देखने के लिए जिंदा नहीं होता। ऐसा नहीं, इतना इन लोगों ने दहशत फैला रखी थी कोल्ड वॉर के नाम से, और कई सारे देश उसके झपट में आ गए थे। मैं आपको टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा। देखिए, फर्स्ट हमारा आर्मामेंट्स। द कोल्ड वॉर, which is meant for dominance over the world, gave a fierce competition among the superpowers, and for the sake of dominance, arms race was given higher priority. अमेरिका बताना चाहता था सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, रशिया बताना चाहता था सबसे बढ़िया मैं हूँ,
और ये प्रूव करने के लिए आर्म्स की रेस शुरू हुई। इतने लीथल वेपन्स प्रोड्यूस किए गए अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल। आज भी अमेरिका के पास मोर देन 7,000 न्यूक्लियर वेपन्स है। मान लो कितने तो उसने नष्ट किए हैं कोल्ड वॉर के बाद। आज इतना स्टॉक है तो उस वक्त कितना स्टॉक होगा। पूरी दुनिया का 10 बार वो खात्मा कर सके इतने वेपन्स रशिया और अमेरिका ने इकट्ठे किए थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक वेपन्स। और एक बात मैं आपको बताऊं, वो पूरी दुनिया में लड़ते लड़ते थक गए थे, स्पेस में पहुंच गए थे। स्टार वॉर्स आप देख लेना, सीरियल्स नेट पे सर्च कर लेना स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे की सैटेलाइट गिराने चल गए थे, स्पेस में एक दूसरे लड़ने लगे, इधर से जी भर गए अर्थ पे लड़ते लड़ते स्पेस पे पहुंच गए। कैसी ग्रीड होती है देखो। मेरे कहने का मतलब क्या है, ग्रीड। आई एम द बेस्ट। उसको दुनिया कम लगती थी, पूरी दुनिया पे दोनों ने दहशत फैला रखी थी। वहां से वो लोग स्पेस में चले गए। राइट, स्टार वॉर्स आप देख लेना। तो ये था माहौल, और ये माहौल 40 साल तक चला, अप टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। जब रशिया का बंटवारा हुआ 89 में, तब जाके ये परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल हुई। आया समझ में? ओके। अमेरिका यूज्ड एटम बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसने तो डिस्प्ले कर दिया था हम न्यूक्लियर पावर है, और उसके जवाब में रशिया ने 7 एक्सपेरिमेंट किए। इंडायरेक्ट चैलेंज हुआ कि भैया आपने 2 फटाखे फोड़े, मैंने 7 फटाखे फोड़े, मैं भी सुपर पावर हूं, मेरे पास में न्यूक्लियर वेपन है, देख लेते हैं। राइट, दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी। विद द नेक्स्ट 4 years सोवियत यूनियन प्रूव्ड टू कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एटम बॉम्ब एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। 7 टेस्ट किए थे एक साल में 49 में, और अमेरिका से कई ज्यादा शक्तिशाली टेस्ट थे। राइट, अमेरिका डिक्लेयर ब्लॉकेड ऑन कम्युनिस्ट क्यूबा। बराबर, क्यूबा एक मुट्ठी भरा देश है, मुट्ठी भरा देश है। वो अमेरिका को धमकी देने लगा। ये हमारा टॉपिक है, क्यूबन क्राइसिस। क्यूबा हमारे भावनगर से भी कम छोटा देश है, वो अमेरिका को धमकी देने लगा क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेट किया था उसको, सी रूट को, कि भाई इधर से नहीं जाने का, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त रशिया ने 30 न्यूक्लियर मिसाइल्स चोरी छुपी से पैसिफिक ओशन क्रॉस करके, अटलांटिक क्रॉस करके, सॉरी इंडियन ओशन क्रॉस करके, अटलांटिक क्रॉस करके क्यूबा को दिए थे। 30 न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में पहुंचाए थे। क्यूबा सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, तो क्यूबा की हरकत शंकास्पद होने लगी, अमेरिका की हड़े करने लगा वो, क्योंकि उसका आका कौन था, रशिया। अमेरिका ने ब्लॉकेड किया कि उसने माना कि क्यूबा तो चीटी बराबर है, अमेरिका तो हाथी है, इसको मसल देंगे। लेकिन जब चीटी हाथी को चैलेंज करने लगी, तब CIA को पता चला कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। क्यूबा की हिम्मत नहीं है ऐसे हमारे सामने बोलने की। फिर CIA ने तपास किया, उसको मालूम पड़ा वास्तव में ये क्यूबा नहीं बोल रहा था, क्यूबा के पीछे रशिया बोल रहा था। और इतने स्ट्रेटेजिकली, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है वेस्ट इंडीज का, स्ट्रेटेजिकली इतनी मिसाइल्स उसने अरेंज कर दी थी कि अगर अमेरिका वो गफलत में रहता और क्यूबा पे वॉर डिक्लेयर करता, अमेरिका ये सोचता क्यूबा को तो 1 घंटे में चबा जाएंगे, तो वो गलत था। क्यों? क्यूबा वो राह ही देख रहा था कि अमेरिका हम पे वॉर डिक्लेयर करे, हमको तो कुछ गंवाने का नहीं है, हमारा बाप बैठा है रशिया में। लेकिन जो रशिया से न्यूक्लियर मिसाइल्स मिले थे, वो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के सारे सिटीज उसमें आ गए थे, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन, इंक्लूडिंग न्यू जर्सी,
इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, ये सारे बड़े बड़े सिटीज वो मिसाइल की रेंज में थे, बराबर। तो क्यूबा यही चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का सर्वनाश कर दे। फिर ये बात पता चली, फिर 1961-62 में अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्राइम मिनिस्टर के बीच बात हुई हॉटलाइन पे पहली बार, एंड वो टेंशन खत्म हुआ, जिसको इतिहास में बोलते हैं, हिस्ट्री में बोलते हैं क्यूबन क्राइसिस। अगर ये बात नहीं होती, अगर क्यूबा पे अमेरिका ने वॉर जाहिर किया होता, तो आज हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ने के काबिल नहीं होते, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो फिर वर्ल्ड वॉर हो जाता। और मैंने आपको बोला तीसरा वर्ल्ड वॉर होता, वो 6 दिन भी नहीं चलता, लेकिन पूरी दुनिया रात का ढगला बन जाती। बहुत बढ़िया टॉपिक है क्यूबन क्राइसिस, आप एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढ लेना, बहुत मजा आएगा, पढ़ो पूरा टॉपिक पढ़ने का, इसमें तो कुछ नहीं है, चना मंगरा जैसा है टॉपिक, राइट। मैंने आपको डिटेल में जो बताया ये सब कुछ नहीं दिया है। लेट मी रीड आउट। अमेरिका डिक्लेयर्ड blockade on communist Cuba. Cuba on southeast defended Cuba against possible attack of America. Soviet Union sent ships loaded with nuclear missiles to Caribbean Sea. 30 न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजे थे, और ऐसी स्ट्रेटेजी थी मियामी से लेके ओटावा तक पूरा अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आ जाता था। पहला टारगेट था मियामी, फ्लोरिडा, बिल्कुल क्यूबा के पास। आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे बढ़ते 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 उसकी रेंज में सारे अमेरिका के उस वक्त के सिटीज आ रहे। और आपको मालूम है न्यूयॉर्क की कितनी अहमियत है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों दुनिया के सबसे मशहूर सिटी है, दोनों को तबाह करने का प्लान था रशिया का, और दोनों क्यूबा की मिसाइल की रेंज में थे। ऐसा इट वाज वेरी गुड टॉपिक। Both the superpowers threatened each other to use nuclear weapons. The world was almost on the verge of nuclear war. Finally, the leaders of American and Soviet Union had talked on hotline. Hotline means private telephone line. उसमें कोई बीच वाला नहीं आता, डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होती है, उस पर बात किया कि भाई ये टेंशन खत्म करो, बराबर है। For the first time, Soviet Union decided to withdraw the ships, and America decided to curb the nuclear weapons sent towards Cuba. तब जाके कोई बात बनी, और वर्ल्ड वॉर 3 होते होते बच गया, वरना आज हम जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमारी नस्ल ही उस वक्त खत्म की गई होती, राइट। द होल एपिसोड इज कॉल्ड क्यूबन क्राइसिस। मैं आपको टेस्ट में एग्जाम में भी पूछने वाला हूँ, ये टॉपिक परफेक्टली कर लेना। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकॉज इट वाज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और उधर से जाने अनजाने में रशिया का पतन शुरू हुआ था, ऐसे बोला जाता है। आप लोग स्कूल में आओ, ये लेसन में आपको दोबारा करवाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, ये भी थिएटर में देखेंगे, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ ये लेसन में अगर चाहूँ तो 1 महीने में भी खत्म है, इतनी बात है मेरे पास, लेकिन हमारी मजबूरी है, ये मोबाइल में 45 मिनट से ज़्यादा जा नहीं सकते, क्या करें बेटा। मैं आपको समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा स्कूल में, राइट। अमेरिका, Soviet Union and Britain agreed to maintain over the nuclear production and experience weapon. The agreement was called Nuclear Partial Test Ban Treaty. सब तब जाके ट्रीटी साइन हुई कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ दिखावा था, बाहर से ट्रीटी साइन होती थी, अंदर से दमदमाट कारखाने शुरू रहते थे वेपन्स के, राइट। Of course, France refused to sign the treaty. China also conducted nuclear tests in 1964 and refused to sign the treaty. क्योंकि चाइना रशिया की साइड था, फ्रांस अमेरिका की साइड था, दोनों ने टेक्निकली ये ट्रीटी के बाहर रहे थे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो दोनों आपस में अमेरिका रशिया को सपोर्ट करके लड़ सके, राइट। They imposed. Apart from this nuclear test ban treaty, the missiles, the superpowers also developed chemicals and biological weapons. उसका एपिसोड देख लेना, ईरान इराक में कई लोगों को केमिकल वेपन से मारा गया था। अभी जो ये कोरोना है वो भी बायोलॉजिकल वेपन ही है। 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा था, ली चाओ हिंग नामक जो चाइनीज वायरोलॉजिस्ट थी, वो एस्केप होकर अमेरिका चली गई। उसने बयान दिया था कि कोरोना वायरस वाज मैन्युफैक्चर्ड इन वुहान लेबोरेटरी
दुनिया को तबाह करने के लिए चाइना ने ये वायरस लैब में बनाया था। That is proved. That lady gave her interview to BBC channel कि ये वायरस जो है वो चाइना ने लैब में बनाया था। मान लो ऐसे कई वायरस बने थे, और ऐसे ही वायरस ईरान इराक का जो युद्ध हुआ था मिडिल ईस्ट में, 10 साल तक वो युद्ध चला। ईरान को रशिया सपोर्ट करता था, इराक को अमेरिका सपोर्ट करता था। तकरीबन 10 साल में मोर देन 30 लाख पीपल डाइड बायोलॉजिकल वेपन्स की वजह से। जैसे हम अभी कोरोना से पीड़ा रहे हैं, वैसा ईरान में, इराक में 10 साल में ऐसा चला। तो ये लोग पूरी इंसानियत के दुश्मन बन चुके थे अपना फायदा हासिल करने के लिए, राइट? These weapons of mass destruction can millions of people without damaging the material property. जैसे हमारी कोरोना की कैसी हालत हो गई, वैसी हालत उस वक्त थी। प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लाखों लोगों को ऐसे ही मार सकते थे, मौत की नींद सुला सकते थे। People who died visibly suffering from various diseases from these lethal weapons. तो ये था armaments, disarmaments, nuclear war. फिर हमारा टॉपिक है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन एशिया एंड अफ्रीका। उसमें आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है, राइट? India achieved independence in 1947 after a long struggle. Owing to British divided rule policy, the country was divided into 2 nations, India and Pakistan. वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। In the same way, the continued struggle against British countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948. Indonesia became free in 1949. Then became Laos, Cambodia, Vietnam, सब एक के बाद आज़ाद होने लगे। मैंने कल ही बोला था ना, सारे देश एक के बाद एक आज़ाद होने लगे। फिर अफ्रीका की कंट्रीज जो आज़ाद हुई। After Second World War, it was a good omen for enslaved nation of Africa. अफ्रीका में भी आज़ादी की जंग छेड़ने लगे, एक के बाद एक अफ्रीका के देश आज़ाद होने लगे। कौन कौन से देश आज़ाद हुए? पहला देश अफ्रीका का जो आज़ाद हुआ था वो था इथोपिया। उस वक्त इथोपिया उसका नाम नहीं था, उस वक्त उसका नाम था एबिसिनिया, आज उसका नाम है इथोपिया। वो सबसे पहला देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1951 से 66 तक 40 स्मॉल एंड बिग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बिकेम फ्री। 16 साल में 40 से ज़्यादा देश आज़ाद हुए थे। समझ? So this was the condition. फिर हम आते हैं नॉन अलाइनमेंट। ये जो कोल्ड वॉर की बात हुई थी, कोल्ड वॉर में कई ऐसे देश थे जो अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, रशिया का भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर आपने एक से दोस्ती की तो दूसरे की दुश्मनी फ्री में मिल जाएगी आपको। है? अमेरिका से दोस्ती किया तो रशिया की दुश्मनी आपको फ्री में मिलेगी, रशिया से दोस्ती किया तो अमेरिका की दुश्मनी आपको फ्री में मिलेगी। भैया ऐसा कहीं को करने का, वो नहीं करने का, ऐसा समझ। non-alignment. Some new nations adopted the policy of non-alignment with the 2 power blocks of military. These neutral nations did not want to adopt any ideology or either of the superpowers of the world. दोनों में से किसी एक के कंधे पे नहीं बैठने का। पाकिस्तान बैठ गया था, बार बार मैं बोलता हूँ वो परम मित्र है हमारा, वो नॉन अलाइन में नहीं आया था, वो अमेरिका के कंधे पे बैठ गया था और रशिया को दुश्मन बना दिया था। India's Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia's Prime President Sukarno Marcos, Egypt's second President Gamal Abdel Nasser, Ghana's President Kwame Nkrumah, Yugoslavia President Joseph Broz Tito, also thumping and brought a non-aligned movement. ये सारे जो देश थे उसके प्रेसिडेंट लोगों ने नक्की किया कि भाई हमको किसी के झांसे में नहीं आने का, हम अपना डेवलपमेंट खुद ही करेंगे, हम अपना काम खुद ही करेंगे, हमको कोई और नहीं चाहिए। और इसकी वजह से ये लोग non-aligned में भिड़ गए, राइट? In this non-aligned nation, 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present. एक अलग ग्रुप बनाया,
एक ग्रुप था अमेरिका को सपोर्ट करने वाला, एक ग्रुप था रशिया को सपोर्ट करने वाला, अब तीसरा ग्रुप बना जो दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करता था, उसको बोलते हैं नॉन अलाइंड, कीपिंग सेफ डिस्टेंस। भाई रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका की भी दोस्ती है, हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक का एहसान ले तो दूसरे की दुश्मनी आपको मुफ्त में मिलेगी। वो क्या करने का, ऐसा क्या करने का, हम अपने हिसाब से चलेंगे, राइट। Under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, the policies of non-alignment was framed. Now completed valuable leadership. Jawaharlal Nehru believed that the movement continues to see the role and power itself in the bipolar world. अभी जो दुनिया में अंधाधुंधी फैला चुकी थी अमेरिका और रशिया की वजह से, किसी का बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए, हम अपने आप से अपना आप काम करेंगे, बराबर है। और उसकी वजह से वो लोग ऐसे काम में जुड़ गए, बराबर है। Opposing the Western hegemony and neo-colonialism, so they constructed the third group, which was called non-aligned group, बराबर, non-aligned group, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, होमवर्क दे दूं क्या? सो ये जो मैंने आपको पढ़ाया मिलिट्री बॉक्स का, आपको बहुत डीप में आर्मामेंट्स का पढ़ाया, बराबर है। आपको एशिया अफ्रीका का नॉन-अलाइंड मींस बलि का बकरा आपको नहीं बनने का है, राइट। ओके बच्चों, नाउ टेक योर होमवर्क का। Short note on Cuban crisis. And number 2, short note on non-aligned nations. Non-aligned nations. Non-aligned nations. ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप मैं आपको बात बहुत डीप में समझाता हूँ। ये घर पे आप बैठे हो, ढूंढना, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, मजा आएगा। और तीसरे लेक्चर में मिलेंगे, फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। चिल्ड्रन, गुड बाय, एंजॉय योरसेल्फ।